बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सांख्यिकी स्टैटिक्स और जैव सांख्यिकी बायोस्टैटिक्स का अपन एक परिचय और सिलेबस को जाना था। आपके स्कूल व्याख्या था प्रथम प्रश्न पत्र में है ये, और जीव विज्ञान का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंदर ये स्टैटिक्स बायोस्टैटिक्स के रूप में है। टॉपिक दे रखा है, दोनों में कॉमन है एक सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? जब कई बार ऐसे डाटा आ जाएं किसी स्थान पर, ऐसे कोई डाटा अपने पास आ जाए जिनमें बहुत सारा अंतर हो, तो अब अंतर हो और फिर भी आपको अगर एक डाटा के रूप में उसकी व्याख्या करनी हो तो आप क्या कहेंगे कि कोई लगभग बीच का सा ले लेते हैं, कोई मध्य का सा ले लेते हैं, कोई औसत ले लेते हैं कि भाई ज्यादातर लोग इसके अधिकतम पास में हैं। जैसे मान लो कि कोई गोलाकार चीज है और उसके अंदर अपने को लेना पड़ेगा भाई अलग अलग डाटा भरे पड़े हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई बीच के डाटा को ले लो जिससे सभी डाटाओं के संपर्क में बीच के डाटा का संपर्क रहे। साधारण रूप में समझो कि एक क्लास के अंदर 10 विद्यार्थी हैं, मान लो 10 विद्यार्थियों के अलग अलग नंबर आए, तो कोई ना कोई बीच का सा साधन करो कि ऐसे बीच के से नंबर हैं या ऐसे कोई नंबर जो बार बार में आ रहे हैं उनको ले लो, जो संपर्क में ज्यादा जनों के आते हैं, ज्यादा डाटा के आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा समझो कि औसत जो मान है ना उसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, या बीच का कोई मान, बीच का सा कोई रास्ता निकाल लो। कई बार दो जनों के बीच में कोई माथापच्ची होती है तो ऐसा बोलते हैं ना, बीच का सा कोई रास्ता निकाल दो जिसमें इसको भी नुकसान नहीं और इसको भी नुकसान नहीं हो। तो ऐसा कोई डाटा लें जो बीच के से लगभग का हो, उसको बोलते हैं औसत निकलाई। अधिकतम औसत ही निकाला जाता है कई चीजों का, क्योंकि आप जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई कितने घंटे पढ़ाई करते हो, आप बोलते हो लगभग 6-7 घंटे हो जाती है। आप बोलते हो लगभग 7-8 घंटे पढ़ लेता हूं। लगभग क्यों लगा? लगभग का मतलब एक तरीके से फिक्स कोई नहीं है चीज। अब क्या 7-8 का मतलब यह है कि रोजाना 7-8 घंटे पढ़ते हो? आपने 7-8 दिन का, पिछले 7-8-10 दिन का एवरेज बताया होगा, वो भी एवरेज ही बताया। किसी दिन हो सकता है आपके 12 घंटे पढ़ लिया हो और किसी दिन आपके को काम आ गया तो आप 2 घंटे ही पढ़ाई कर पाए हो। पर औसत निकाला जाए ना 7 दिन का, तो बताते हैं कि 6-7 घंटे मेरी पढ़ाई हो रही है आजकल इन दिनों में। औसत बोल सकते हैं एक तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक क्या है? गणितीय औसत। एक नंबर पे क्या आया? गणितीय औसत, जिसको अपन मैथमेटिकल एवरेज बोल सकते हैं। एक हो सकता है स्थितीय औसत, एवरेज ऑफ पोजीशन, और एक हो सकता है पार्टीशन वैल्यू। 3 हो गए, गणितीय औसत, स्थितीय औसत और पार्टीशन वैल्यू, विभाजन मूल्य। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को 3 भाग, मान को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। गणितीय औसत है, स्थितीय औसत है और विभाजन मूल्य है। गणितीय औसत के अंदर शामिल किया जाता है माध्य को, मीन, जिसका सिंबल अलग लगाएंगे। खैर, स्थितीय औसत के अंदर 2 चीजें आती हैं। कौन? माध्यिका और बहुलक। माध्यिका का मतलब मीडियन, बहुलक का मतलब मोड। ठीक है, पार्टीशन वैल्यू अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। हालांकि पार्टीशन करें तो जैसे मान लो कि अपन क्वार्टाइल बोलते हैं कि क्वार्टर, चौथा हिस्सा किसी चीज का। डेसिमल बोलते हैं किसी चीज का 10वां हिस्सा। परसेंटाइल बोलते हैं किसी चीज के प्रतिशत निकालने हैं, 100% में से निकलते हैं। तो ये जो है ना, ये आते हैं पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन के भी इतना पार्टीशन, 25% पार्टीशन ये, 75% पार्टीशन ये, 10वां हिस्सा ये, 90% हिस्सा ये।
ये करने के लिए पार्टीशन वैल्यू काम में आती है, पर अपने सिलेबस में जो मेन 3 बिंदु है ना वो हैं, ये हैं मीन, मोड, मीडियन। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि मीन किस प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है, तो आपका आंसर हो जाएगा गणितीय औसत है ये। मीडियन क्या है? स्थितीय औसत है। बहुलक भी क्या है? स्थितीय औसत है। एवरेज ऑफ पोजीशन है, ये एवरेज ऑफ क्या है? ये मैथमेटिकल है। ठीक है, अब देखो जो गणितीय माध्य में मीन आ गया, मीन, इस माध्य के 3 मुख्य प्रकार और हो सकते हैं, आगे पढ़ेंगे एक कोई, लेकिन नाम चार्ट सब क्या बनाएंगे। इस माध्य का जो पॉइंट है, सबसे पहला बोला जाता है समांतर माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। यहां पर बोलते हैं दूसरा गुणोत्तर माध्य, मतलब जियोमेट्रिक मीन, और यहां बोला जाता है गुणोत्तर माध्य, उसके बाद में हार्मोनिक मीन, मतलब हरात्मक माध्य। ठीक है, ये वाले। अगर किसी जगह पर किसी चीज की वैल्यू समान है, आंकड़े आपके पास समान है, और उस परिस्थिति में आपको अगर उसका माध्य के तीनों प्रकार से माध्य निकालना है, आपको समांतर माध्य भी निकालना है, मान लो गुणोत्तर माध्य भी निकालना है, और हार्मोनिक मीन भी निकालना है, ऐसी परिस्थिति में ऐसा लिख सकते हो, समान वैल्यू होने पर अरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा, जियोमेट्रिक मीन उससे कम, और सबसे कम कौन सा है? हार्मोनिक मीन। ठीक है, लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा मीन के, जिसमें मैं इन दोनों को भी थोड़ा बताऊंगा और इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये केवल और केवल बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों के लिए काम आएगा, कॉमन विद्यार्थियों के लिए काम नहीं आएगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ रहा। अभी मैं केवल इसकी बात करता हूं, समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक की। ठीक है, समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनकी बात करते हैं। देखो, क्योंकि कॉमन चीजें है ना, सबसे पहले ले लेते हैं, और ज्यादातर देखो मेन यही है, यही आएंगे, तो कॉमन यही पर चीजें चूंकि सिलेबस में दे रखी है तो सारी चीजें पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन लेवल पे दे रखा है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। परंतु देखो, आप एक सबसे पहले टेबल बनाएंगे अपन, एक एक वीडियो में एक एक चीज लेंगे। एक वीडियो में माध्य लिया, एक में माध्यिका लेंगे, एक में बहुलक लेंगे, पर एक टेबल के माध्यम से कुछ फॉर्मूले याद करवाता हूं। देखो, सबसे पहले समांतर माध्य, जिसको बोला गया मीन, और जिसका सिंपल है ये x के ऊपर इस प्रकार से चिन्ह बनता है, x बार। ठीक है, ये समांतर माध्य एक नंबर पे, इसको अपने को 3 श्रेणी में पढ़ना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस। हिंदी में बोले तो इसको व्यक्तिष्ठ या व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, व्यक्ति के अनुसार, व्यक्तिष्ठगत बोल सकते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? असतत मतलब खंडित, इसको बोलेंगे सतत, अखंडित। क्लियर है? परीक्षा में इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तीनों के आपके पास फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बात करें समानांतर माध्य में व्यक्तिगत या फिर इंडिविजुअल सीरीज की। सबसे पहले मतलब समझो इनका। मैं अगर ये बोलूं कि
आपकी फैमिली में 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों का वजन कुछ इस प्रकार है, 65 किलो, 75 किलो, 85 किलो और 30 किलो। एक व्यक्ति का 65 है, एक का 75 है, एक का 85 है, एक का 30 है। अब आपको बोलोगे सब एक एक का ही वजन है ये, तो उसको क्या बोला गया? इंडिविजुअल सीरीज। एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा, मैंने कक्षा में वजन निकलवाया बच्चों का, पता चला 5 का है 35 किलो, 6 का है 34 किलो, 3 का है 39 किलो, 4 का है 65 किलो और 5 का है 75 किलो। ऐसे मतलब 5 बच्चों का ये, 6 बच्चों का ये, 3 बच्चों का ये, 4 बच्चों का ये और ये 7 बच्चों का, इस प्रकार का वजन है। मतलब व्यक्तिगत नहीं है, ये खंडित हो रखी है चीज, उसको बोलेंगे असतत या डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है। एक तरीका मैं ये बताऊं कि उसी कक्षा के अंदर 10 से लेकर 20 किलो वाले वजन के 5 बच्चे हैं, मैं कहूं वहां पर 20 से लेकर 30 किलो वजन वाले 10 बच्चे हैं, 30 से लेकर 40 केजी वजन वाले 5 बच्चे हैं, 40 से लेकर 50 किलो वजन वाले 6 बच्चे हैं। आई क्या बात समझ? इस प्रकार से ये जो सीरीज चली ना, उसमें 10 से 19 भी होता है, कई बार 19 से फिर 29 भी हो जाता है, इस प्रकार से चलती है सीरीज। तो ये जो इस क्रम में है ना, ऐसे कंटिन्यू चल रही है 10, 20, 30, 40, 50, ये जो है ये तो आ गए आपके सतत या अखंडित श्रेणी। ये श्रेणी कौन सी होती है? खंडित या असतत, और इस प्रकार की श्रेणी ये है। आपको परीक्षा में चाहे कोई भी श्रेणी दी हो, चाहे पर्सन इस श्रेणी में दिया हो, चाहे पर्सन इस श्रेणी में दिया हो, अल्टीमेटली उसका आंसर इसी श्रेणी से निकलेगा। अगर सीधा सीधा ऐसे बता दिया, आप उसको जोड़ो, 4 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा। लेकिन आपको अगर ऐसा बता दिया तो सबसे पहले इसको इंडिविजुअल श्रेणी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे? 35 को 5 से गुणा किया, 35 को आपने 5 से गुणा किया, ये संख्या आई 175। इसका मतलब 175 को अब 1 के रूप में बता सकते हैं अपन। 5 जनों का 35 35 है ना, 35 35 35 35 35, इसका मतलब 175 एकल की बात हो गई। मतलब 5 का जोड़ के 1 को कंबाइंड कर लिया तो एकल में ले आए तो उसको 175 हो गया। ऐसे करके इसको गुणा कर लिया, ऐसे करके इसको गुणा कर लिया, इसको गुणा कर लिया, इसको गुणा कर लिया। अब ये जो संख्या आ गई ना, ये इंडिविजुअल आ गई, ये टोटल नंबर हो गए। इस टोटल में इसका भाग देंगे, इसका मतलब असतत श्रेणी में रिजल्ट आ जाएगा। अब बात इसकी है, तो इसको पहले इसमें बदलो, फिर इसको इसमें बदलो। इसको तो डायरेक्ट इसमें बदल लिया, तो इसका मतलब 10 से 20 इन दोनों का जोड़ के 30, 30 में 2 का भाग दिया 15 आया। 20 से 30 दोनों का जोड़ के 50, 50 में 2 का भाग दिया 25 आया। 30 से 40 70, 70 में 2 का भाग दिया 35 आया। 40, 50, 90, 90 में 2 का भाग दिया 45। इसका मतलब अब अपने पास संख्या ऐसी हो गई। अब ये इस प्रकार की श्रेणी बदल गई, इन दोनों को गुणा करते इस प्रकार की श्रेणी आ जाएगी। मतलब रिजल्ट किस श्रेणी में आना है? इसी श्रेणी के अंदर रिजल्ट निकल के आना है, चाहे सीरीज कौन सी हो, आपको जो रिजल्ट है वो इस श्रेणी से निकालना पड़ेगा। ये बात किसकी है यहां पर? ये बात है इस समानांतर माध्य की। तो आपको क्या करना है, आज आपको मैं कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। उसके बाद में अपन अगले पॉइंट पे चलेंगे कि आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद हो जाएं आज वाले क्लास से। उसके बाद अपन क्वेश्चनों पे चलेंगे। देखो, समानांतर माध्य इस सीरीज के अंदर इस चिन्ह से इसको बताते हैं और इसका सूत्र होता है समीशन x/n। इसका मतलब होता है समीशन टोटल 10 10 10 10 10 तब का टोटल ना, इसके लिए ये काम में लिया जाता है। एक होता है x और एक होता है n, या n की जगह कई बार f भी लिखते हैं। f का मतलब होता है आवृत्ति। 2 बच्चों के 5 नंबर है, 3 बच्चों के 6 नंबर है, 4 बच्चों के 8 नंबर है 10 में से। तो जो मैंने बच्चों की संख्या बताई ना, 2 बच्चों के, 3 बच्चों के, 4 बच्चों की, वो तो क्या है n। और बाकी जो संख्या बच गई नंबर वाले, जिनके कितने कितने नंबर है, कितना कितना वजन है, कितने कितनी हाइट है, तो वजन है, हाइट है, वजन जो नंबर है, ये सब किस में आ गए? x में आ गए।
तो सीधा सा फॉर्मूला है मीन बराबर समीशन x बटा n। ठीक है, यहां पर एक नई चीज और जुड़ गई थी कि सबसे पहले अपने को इसमें कन्वर्ट करना पड़ रहा था, तो इसके लिए सूत्र लग जाएगा मीन बराबर समीशन f(x) बटा n। इसको ऐसे भी लिख लो चाहे तो, या x कैपिटल लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूत्र तो परीक्षा में आएगा तो सूत्र भी आ जाता है कई बार। और इसका भी सेम फॉर्मूला समीशन f(x) बटा n। ये तीन फॉर्मूले हो गए जी किसके, मीन के। क्लियर है, मीन के आपके पास में तीन फॉर्मूले आ गए। 2 नंबर, बात करें मोड की, बहुलक। मोड के अंदर आपको इंडिविजुअल सीरीज में क्या लिखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की परीक्षा में नंबर आए, ठीक है, 10 विद्यार्थियों के 10 में से नंबर आए, 5 नंबर आए 2 विद्यार्थियों के, ठीक है, मतलब ऐसा मान लो एक विद्यार्थी के 2, एक के 3, एक के 4, एक के 5, फिर एक के आए 6, फिर एक के आए 6, फिर एक के नंबर आए 5, फिर एक के आए 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर एक के आए क्या हो गए 6, फिर एक के आए 8। इस प्रकार से मान लो 10 विद्यार्थी हो गए। तो इसमें से ऐसे कौन से नंबर है जो ज़्यादा आवर्ती में आ रहे हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। देखो 2 है वो एक ही बार आ रहा है, 3 है वो एक ही बार आ रहा है, 4 है वो एक ही बार आ रहा है, 5 एक यहाँ और यहाँ, तो 5 तो 2 बार आ रहा है, 6 1 2 3, 6 3 बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है। इसका मतलब इसका मोड क्या हो गया, 6 हो गया, 6 बार बार आ रहा है। तो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है वो यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब ये वाली बात इसके अंदर आ गई कि बहुलक के अंदर आवृत्ति को शामिल करते हैं, इसे जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम ही बात है, इस वाली सीरीज में भी आवृत्ति का ही ध्यान रखेंगे। इस वाली सीरीज के अंदर है ना, ये जब अपन निकालेंगे मोड तब एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला आपको अभी दिखा देता हूं, आप उसको याद कर लेना, चाहे समझ लेना। जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इसका मतलब बाद में समझेंगे। ये F का मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, L का मतलब लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, और I का मतलब इंटरवल है, अंतराल है। ये जब अपन सारणी बढ़ाएंगे ना तब एक एक चीजें फिट करेंगे। अभी आपको इतनी बातें याद रखनी है बस। तीसरे नंबर पे पॉइंट है आपके मीन मोड मीडियन। हाँ, बहुलक में एक बात और याद रखना कि ये फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में जचाते हैं। डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में लगाते हैं जिससे आसानी होती है। मीडियन के अंदर व्यक्त किया जाता है एम से, माध्यिका। माध्यिका के अंदर एक बात सबसे पहले याद रखनी है आपको, क्या, संचयी बारंबारता निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसमें। मतलब बारंबारता को आपस में आगे से आगे बढ़ते बढ़ते जोड़ते जाना है। बता देंगे जब सूत्र आएगा, तब क्वेश्चन करेंगे तब। यहां देखो m बराबर n प्लस 1/2वां पद, सेम यही m बराबर n प्लस 1/2वां पद, यहां पहले छोटा m निकलेगा जिसका मान होगा, सूत्र होगा m बराबर n/2, और फिर m निकलेगा रियल में L प्लस M माइनस C बटा F गुणा I। L का मतलब यहाँ भी लोअर लिमिट है, I का मतलब यहाँ इंटरवल है, अंतराल है। मतलब मीन मोड मीडियन में सबसे पहले 3 सीरीज हैं आपके, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस सीरीज है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत से नाम से याद रह जाएगा, कंटिन्यूअस में आपकी सतत हो गई, तो डिस्क्रीट वाली असतत हो गई।
सीरीज कैसे होती है बता दिया मैंने। मीन के लिए 3 फॉर्मूले। सबसे पहला तो समीशन x बटा एन इंडिविजुअल में, इन दोनों में x के साथ में f और जोड़ तो समीशन एफ एक्स बटा एन। काम खत्म मीन का। मोड पे आओ। 2 सीरीज में मोड, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है वो मोड है। अगली सीरीज में सूत्र लगाना है, z बराबर एल प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f माइनस 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। मीडियन के अंदर संचयी बारंबारता निकलेगी, बात याद रखना है। पहले 2 में m बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद, और लास्ट वाले में सबसे पहले छोटे m का मान निकालना है, माध्यक मान निकालना है, उसके बाद माध्यिका निकालनी है, और वो m बराबर n बटा 2 से निकलेगा। यहाँ n प्लस 1 बटा 2 से निकल रहा है, और सूत्र लगना है एक, क्या, m बराबर l प्लस m माइनस c बटा f गुणा आई। m माइनस c बटा f गुणा आई। इस प्रकार से ये आपके याद रह जाएगा आपको। अब देखो, जो फर्स्ट पेपर के लिए केवल वीडियो देख रहे हैं ये, वो तो यहीं पे छोड़ दो, वीडियो कंप्लीट हो गया उसके आज वाला वीडियो। बायो वाले आगे और देखो 5 मिनट के लिए, उनके चौथा टॉपिक एक और रहेगा, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी। इसको सिंबल है इसका ये वाला, या इसको जो है मेन तो इसका ये सिंबल है, या इसको एस से भी डिनोट करते हैं। यहां सूत्र हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर अपॉन एन। पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको मीन निकालना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालने के लिए मीन निकालना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन का अंडररूट करना है। कई बुक में एक्स की जगह आपको डी भी दे रखा होता है, तो यहां पर यह भी सूत्र होगा, या समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन। इसका मतलब और अंतर क्या हुआ, आपने को यहां पर एक्स स्क्वायर निकालना है, यहां डी स्क्वायर निकालना है बस, बाकी तो सब चीजें ठीक है। तो ये सबसे निकालने के बाद अपन ये आसानी से निकाल लेंगे। अब अगर आंकड़ों में संख्या 30 से कम है, जो आंकड़े आपके पास हैं वो 30 से कम है उनमें डाटा, तो ऐसी परिस्थिति में सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, समीशन डी स्क्वायर बटा एन माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? इस वाले सूत्र पे इससे जोड़ो, देखो इसमें कितना अंतर है, एफ लगा, यहां पर भी केवल एफ लगा दो, बाकी दोनों सेम है। समीशन एफ एक्स स्क्वायर बटा एन, और वो ही स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन एफ एक्स स्क्वायर बटा एन। ठीक है, ये वाली बात हो गई। एक क्वेश्चन और आता है कि मानक विचलन गुणांक, मानक विचलन, एक बार तो परीक्षा में केवल सूत्र ही पूछा गया ये, स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट का मान होता है एस डी ऑफ कोएफिशिएंट बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन। मीन, मोड, मीडियन, तीनों में अगर संबंध देखा जाए ना, इन तीनों में रिलेशन देखा जाए, तो देखो सबसे पहले मान लो जेड बड़ा है, नाम से लग रहा, देखो जेड बड़ा सा, या मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, है ना। बहु पहले लेना है, बहु को पहले लो, उसके बाद में मीडियन बड़ा शब्द है तो 3, मीन छोटा शब्द है तो 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर बहुलक। अब अगर इससे जेड का मान निकलेगा, अगर आपसे मीडियन पूछ ले तो यहां भी रख के मान निकाल सकते हो, वरना इधर मीडियन को ले आओगे तो जेड को उधर ले जाओगे, सूत्र बन जाएगा।
अगर मीन का पूछे मान तो इन दोनों का मान दे रखा हो तो मीन को इधर लाओगे तो जेड को उधर ले जाओगे तो सूत्र तैयार हो जाएंगे। ये 3-4 सूत्र बन जाएंगे। अपन एक एक पॉइंट से चलेंगे। यहाँ पर अगले वीडियो में अपन लेंगे समानांतर माध्य मीन को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।